हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज ओपन हो गया है यानी खुल गया है। और ईरान का 10 पॉइंट प्लान क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों खुला और ईरान का 10 पॉइंट प्लान क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, पहले वो जान लेते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जिसे ग्लोबली एनर्जी लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो क्योंकि यही वह संकीर्ण जलमार्ग है जो पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से जोड़ता है और जिसके माध्यम से मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, यूएई, कतर, ये सब अपना तेल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भेजते हैं। और यही कारण है कि यह क्षेत्र केवल एक भौगोलिक मार्ग नहीं बन जाता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन चुका है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसीलिए यदि यह मार्ग बंद हो जाता है तो या इसमें किसी प्रकार का व्यवधान आ जाता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल प्राइस में, सप्लाई चेन में और इन्फ्लेशन पर पड़ता है। यहाँ तक कि देशों की राजनीतिक स्थिरता पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिक जाती है और बड़े बड़े देशों जैसे अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपियन यूनियन लगातार इसकी स्थिति पर नज़र बनाए रखते हैं, क्योंकि यह केवल मिडिल ईस्ट का मुद्दा नहीं है बल्कि ग्लोबल सर्वाइवल का मुद्दा भी बन जाता है। और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ग्लोबल चोक पॉइंट भी कहा जाता है, यानी ऐसा स्थल जहां थोड़ी सी रुकावट भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। तो हालिया संकट की शुरुआत कैसे हुई वो भी जान लेते हैं। तो हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो संकट पैदा हुआ है वह अचानक नहीं था, बल्कि यह कई महीनों में बढ़ते बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन का परिणाम बन गया है, जिसमें मुख्य भूमिका ईरान और यूएस के बीच चल रहे संघर्ष ही रहा है। जैसे जब इजराइल और ईरान के बीच इनडायरेक्ट क्लैशेस बढ़ने लगे हैं और यूएस ने इजराइल का समर्थन कर दिया है, तब ईरान ने इसे अपने खिलाफ सीधा खतरा माना है और जवाबी कार्रवाई के रूप में उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी भी दी है और कुछ समय के लिए वास्तव में इस मार्गों को सीमित भी कर दिया गया है, जिससे कई ऑयल टैंकर फंस गए हैं और शिपिंग कंपनियों ने इस रूट का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भारी असर पड़ता है। इस दौरान कई रिपोर्ट सामने भी आई है कि ईरान ने कुछ जहाज़ों को रोक लिया है और मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है, जिससे यह संदेश दिया गया है कि यदि उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहा तो वह पूरी तरह से उस मार्ग को बंद कर देगा। और यही वह मोमेंट था जब यह क्राइसिस एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर ग्लोबल क्राइसिस बन गया है। तो ट्रम्प का सीजफायर अनाउंसमेंट के बारे में जान लेते हैं, क्या हुआ है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे संकट के बीच एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया है जब डोनाल्ड ट्रम्प ने अचानक सीजफायर अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें उन्होंने ईरान को एक प्रस्ताव दिया है कि यदि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देता है तो शिपिंग को अलाउ करता है तो अमेरिका अपने प्लान को यानी मिलिट्री स्ट्राइक को रोक देगा। तो यह घोषणा इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले लगातार यह संभावना बना रहती थी कि यूएस ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है, जिससे एक फुल स्केल वार छिड़ सकता था। लेकिन इस सीजफायर ने स्थिति को टेम्पोरली स्टेबलाइज कर दिया गया है। तो इस एग्रीमेंट के तहत दोनों पक्षों ने 2 हफ्तों के लिए मिलिट्री एक्शन रोकने का निर्णय भी लिया है, ताकि डिप्लोमेटिक टॉल के जरिए परमानेंट सॉल्यूशन खोजा जा सके। तो यह सीजफायर केवल यूएस और ईरान के बीच नहीं था, बल्कि इसमें इनडायरेक्टली इजराइल और अन्य रीजनल प्लेयर्स भी शामिल थे। और इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान ने मीडिएटर की भूमिका भी निभाई है, जिसने दोनों पक्षों के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज का काम भी किया है। तो क्या आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, यानी वास्तविक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ओपन हो गया है,
तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यह पूरी तरह ओपन तो नहीं है बल्कि कंडीशनली ओपन है। तो यानी जहाज़ों को गुजरने की अनुमति तो दी जा रही है, लेकिन यह पूरी तरह फ्री नेविगेशन नहीं हो पा रहा है, बल्कि ईरान के नियंत्रण और निगरानी में हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ईरान ने इस मार्ग को एक स्ट्रेटेजिक टूल बना लिया है, जिसे वह अपनी जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अभी स्थिति यह है कि कई जहाज जो पहले फंसे हुए थे उन्हें धीरे धीरे निकालने दिया जा रहा है, लेकिन शिपिंग कंपनियां अभी भी कौशल है और पूरी तरह नॉर्मल ऑपरेशन शुरू नहीं किए गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सीजफायर खत्म होते ही स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। तो इसीलिए टेक्निकली यह मार्ग खुला है, लेकिन प्रैक्टिकली यह अभी भी रिस्क जोन में भी है। तो ईरान का 10 पॉइंट प्लान क्या है वो भी जान लेते हैं, यानी इसका ओवरव्यू और रणनीति क्या होगा वो भी जानेंगे। तो सीजफायर के तुरंत बाद ईरान ने एक डिटेल्ड यानी 10 पॉइंट प्लान पेश किया है, जिसका उद्देश्य केवल टेम्पोररी पीस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडवांस भी हासिल करना है। तो यह प्लान ईरान ने सीधे यूएस को नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए भेजा है, जिससे यह साफ होता है कि ईरान अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन साथ ही अपनी शर्तों पर नेगोशिएशन करना चाहता है। तो इस प्लान में ईरान ने इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजी सभी पहलुओं को कवर कर दिया है, और यह केवल सीजफायर एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज यानी कॉम्प्रहेंसिव जियोपॉलिटिकल प्रपोजल भी हो सकता है, जिसमें ईरान ने अपनी सभी मुख्य चिंताओं और डिपेंड्स को शामिल कर दिया गया है, यानी डिमांड्स को भी। तो एक्सपर्ट का मानना है कि यह प्लान एक नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी है जिसमें ईरान ने मैक्सिमम डिमांड्स रखी है ताकि फाइनल एग्रीमेंट में उसे कम से कम कुछ बड़े फायदे मिल सके। तो सैंक्शन हटाने की मांग चल रहा है, यानी ईरान की सबसे बड़ी प्राथमिकता सैंक्शन हटाने की मांग है। तो ईरान के इस 10 पॉइंट प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यूएस सैंक्शन को हटाने की मांग चल रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शन ने ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, जिससे उसकी वर्षों से लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शन ने ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, जिससे उसकी करेंसी गिर गई है और इन्फ्लेशन बढ़ गया है और लोगों की ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। इसीलिए ईरान का मानना है कि जब तक सैंक्शन नहीं हटाए जाते हैं तब तक कोई भी पीस एग्रीमेंट मैनफुली नहीं होगा। इसके साथ ही ईरान ने यह भी मांग की है कि उसके फ्रोजन एसेट्स को वापस किया जाए जो विभिन्न देशों में ब्लॉकेट पड़े हैं। यह डिमांड यूएस के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि सैंक्शन उसका सबसे बड़ा प्रेशर टूल माना जाता है, और यदि वह इसे हटा देता है तो उसके पास ईरान पर दबाव बनाने का एक बड़ा साधन खत्म हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण भी करना जरूरी है। तो असली गेम चेंजर यही ही होगा। तो ईरान के प्लान का सबसे कंट्रोवर्शियल और महत्वपूर्ण हिस्सा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण बनाए रखना। ये सब मांग कर रहे हैं। उसने साफ कह दिया है कि यह मार्ग उसके जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस में आता है और इसीलिए उसे उस पर कंट्रोल रखने का अधिकार है। तो इसका मतलब यही है कि फ्यूचर में कोई भी जहाज बिना ईरान की अनुमति के इस रूट से नहीं गुजर पाएगा। तो कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान इस रूट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल या टैक्स वसूलने की योजना भी बना रहा है, जिससे उसे इकोनॉमिक फायदा भी होगा, और यह डिमांड ग्लोबल पावर के लिए अनएक्सेप्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि इससे ग्लोबल ट्रेड पर एक देश का मोनोपोली बन जाएगा। लेकिन ईरान इसे अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए जरूरी मानता है। तो यूएस मिलिट्री विड्रॉल कैसे करेगा, यानी स्ट्रेटेजिक डिमांड क्या है वो भी जान लेते हैं। तो ईरान ने अपने प्लान में यह भी शामिल किया है कि यूएस को मिडिल ईस्ट से अपने मिलिट्री प्रेजेंस कम करनी चाहिए या पूरी तरह हटा देना चाहिए, ऐसा कहा है। तो यह डिमांड इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस इस क्षेत्र में पावर बैलेंस को बनाए रखती है, और यदि यूएस पीछे हटता है तो ईरान का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ सकता है, और ईरान का तर्क है कि यूएस की प्रेजेंस ही कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण है, ये सब कह रहा है। और यदि वह हट जाए तो रीजन में स्टेबिलिटी आ सकता है,
लेकिन यूएस के लिए यह डिमांड स्वीकार करना लगभग असंभव माना जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट उसकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं सेक्रेटरी यानी सिक्योरिटी गारंटीज और प्रॉक्सी ग्रुप का मुद्दा क्या है। तो ईरान ने अपने प्लान में यह भी स्पष्ट किया है कि यूएस और इजराइल को उसके खिलाफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैक बंद करने की होगा, ये सब कहा है। यानी इसमें केवल ईरान ही नहीं बल्कि उसके एलाइड ग्रुप भी शामिल होते हैं, जिन्हें अक्सर प्रॉक्सी ग्रुप कहा जाता है, जैसे हिजबुल्लाह ये सब होते हैं। तो ईरान चाहता है कि इन सभी पर अटैक बंद हो और उन्हें भी सुरक्षा मिले। यह डिमांड सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्योंकि यूएस और इजराइल इन ग्रुप्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर एग्रीमेंट होना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी यानी हिडन बट क्रिटिकल इशू बन चुका है। तो ईरान के 10 पॉइंट प्लान में न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा ओपनली बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन यह एक हिडन और क्रिटिकल फैक्टर है। ईरान चाहता है कि उसे पीसफुली न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने की अनुमति मिल सके और उस पर कोई एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन न लगा जाए, जबकि यूएस और उसके एलाई चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप न करे। और यह इशू पिछले कई वर्षों से टेंशन का मुद्दा भी बन चुका है और फ्यूचर नेगोशिएशन में भी यह एक मेजर ट्रिकिंग पॉइंट हो सकता है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं, जैसे ऑयल पर, इकोनॉमिक पर और जियोपॉलिटिक्स पर। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जैसे ही यह मार्ग बंद होगा ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ जाएंगे और कई देशों में फ्यूल क्राइसिस जैसी स्थिति बन जाएगी। इसका असर ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में सभी सेक्टर पर पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाएगी। तो सीजफायर के बाद स्थिति थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। तो इन्वेस्टर कॉजेशन है और मार्केट वायलेट बने हुए हैं, यानी वोलेटाइल हो गया है मार्केट और इन्वेस्टर को कॉजेशन भी मिल सकता है। इस क्राइसिस ने यह भी दिखा दिया है कि दुनिया अभी भी एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट पर कितनी डिपेंडेंट है, और यदि इस डिपेंडेंस को कम नहीं किया गया तो भविष्य में भी ऐसे संकट आते रहेंगे। तब फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, यानी आगे क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो आने वाले कुछ हफ्ते इस पूरे क्राइसिस के लिए निर्णायक साबित होंगी, क्योंकि सीजफायर केवल टेम्पोरारी है और यदि इस दौरान कोई परमानेंट एग्रीमेंट नहीं होता है तो सिचुएशन फिर से एस्केलेट हो सकता है। तो ईरान और यूएस दोनों अपनी अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। लेकिन यह कॉम्प्रोमाइज आसान नहीं होगा। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी खुला है, लेकिन यह पूरी तरह सेफ भी नहीं है और यह सब एक जियोपॉलिटिकल वेपन्स बन चुका है, जिसे ईरान स्ट्रेटेजिक लेवरेज के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यदि डिप्लोमेसी सफल होती है तो यह क्राइसिस एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन यदि टॉल्क फेल होती है तो यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत भी हो सकता है और इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये रहा आपका वीडियो। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।